नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अपन संविधान पढ़ रहे थे और संविधान में अपन ने सामान्य जो परिचय है संविधान का वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम उस सामान्य परिचय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अपन संविधान का संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे। सबसे पहले संवैधानिक इतिहास का मतलब संविधान जो अपन देखते हैं वो भी दो चरणों में बना था। कैसे? एक तो भारत का जो स्वतंत्रता है, भारत की जो स्वतंत्रता है उससे पहले का, और एक स्वतंत्रता के बाद का। तो स्वतंत्रता से पहले का जो संविधान है वो संवैधानिक इतिहास कहलाता है, जो कि अंग्रेजों के समय में हुआ था। और स्वतंत्रता के बाद वाला जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था वो वर्तमान वाला जो संविधान है वो वाला है। तो आइए अपन बात करते हैं। सबसे पहले संवैधानिक इतिहास जो है उसमें अंग्रेजों के समय में आखिरकार संविधान जो है उसको बनने की जो शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई, उसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि बात है 1591 ईस्वी की। 1591 ईस्वी में एक अंग्रेज था जिसका नाम था रोल्फ पिच। और ये जो रोल्फ पिच था ये अंग्रेज पूरे विश्व का भ्रमण करता है। मींस 1591 ईस्वी में ये जो अंग्रेज था रोल्फ पिच नामक अंग्रेज, ये पूरे विश्व का भ्रमण करता है। और भ्रमण करते 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 ये एक देश में पहुंच जाता है जिस देश का नाम है हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में आने के बाद में यह देखता है कि पूरे विश्व में जो सबसे संपन्न देश है वो कौन सा देश है? भारत देश है, अर्थात हिंदुस्तान है। और उस समय में 1591 ईस्वी में अपने जो भारत का जो सम्राट था उसका नाम था अकबर। और वो सबसे सम्राट शासक था अकबर। इसलिए इस रोल्फ पिच जो था, ये रोल्फ पिच भारत में भ्रमण करके वापस अपने स्वदेश लौटता है। और इसके स्वदेश का क्या नाम था? इंग्लैंड। क्या नाम था स्वदेश का? इंग्लैंड। और इंग्लैंड जाकर के इंग्लैंड के निवासियों को बताता है कि अगर पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे कोई टॉप कंट्री और सबसे बेस्ट अगर कोई एम्परर है, अगर कोई शासक है, तो वो केवल और केवल एक ही शासक है जिसका नाम है अकबर है। और था भी उस समय में अपना देश संपन्न था। कैसे? उस समय में अपने देश को अपन क्या कहा करते थे? सोने की चिड़िया। जब तक अंग्रेजों की नजर अपने देश के ऊपर नहीं पड़ी थी तब तक अपना देश सोने की चिड़िया था। अंग्रेजों की नजर जैसे ही अपने देश के ऊपर पड़ी, इसके बाद में सोने की चिड़िया से मिट्टी की चिड़िया रह गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं अपन कि रोल्फ पिच नामक अंग्रेज ने अपने स्वदेश लौट करके, स्वदेश मैंने आपको बता दिया इसका स्वदेश कौन सा था? इंग्लैंड। और इंग्लैंड के निवासियों को बताया कि सबसे सम्राट शासक अगर कोई है तो वो केवल और केवल एक ही शासक है जिसका क्या नाम है? अकबर। डियर स्टूडेंट्स, अब इंग्लैंड के निवासियों के मन में एक भावना जागती है, और वो ये भावना है कि अपन क्यों न भारत में चल करके व्यापार करते हैं, क्यों न अपन वहां जाकर के अपनी कोई कंपनी स्थापित करते हैं। अतः इंग्लैंड के जो निवासी हैं उनके मन में भारत में और दक्षिणी पूर्वी एशिया में व्यापार करने की भावना आती है। प्यारे विद्यार्थियों, इसीलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कर लिया। कौन सी कंपनी का गठन कर लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कर लिया। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये एस्टेब्लिश्ड, मतलब इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। डियर स्टूडेंट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी कहां कहां पर व्यापार करेगी? एक तो भारत में व्यापार करेगी, एक व्यापार करेगी अफ्रीका में, और ये तीसरा जो स्थान था वो था दक्षिणी पूर्वी एशिया। इन 3 स्थानों पर व्यापार करेगी कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। डियर स्टूडेंट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी अगर वहां से व्यापार करने के लिए आ रही है तो जाहिर सी बात है उसको इंग्लैंड से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, और भारत में आ रही है तो भारत में भी उसको क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। प्यारे विद्यार्थियों, उस समय में वहां की इंग्लैंड की जो महारानी थी, उस महारानी का नाम था एलिजाबेथ प्रथम।
क्या नाम था उसका? एलिजाबेथ प्रथम। उस एलिजाबेथ प्रथम से इन्होंने अनुमति मांगी कि क्या हम भारत में, अफ्रीका में और दक्षिण पूर्वी एशिया में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकती है। तो इस प्रकार से जो एलिजाबेथ प्रथम थी, इन्होंने व्यापार करने की क्या दे दी? अनुमति दे दी। जाहिर सी बात है कि अपने देश का व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश में जाकर के व्यापार करना चाहेगा तो अपन उसको मना नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार से एलिजाबेथ प्रथम ने भी कहा कि आप जाकर के व्यापार कर सकते हो। तो इसने क्या दे दी? अनुमति दे दी। अब एक जगह से तो अनुमति मिल गई इस कंपनी को, लेकिन बात है कि क्या अब ये भारत में आएंगे तो क्या भारत से अनुमति नहीं लेंगे? जाहिर सी बात है, भारत में बिना परमिशन के ये एंट्री कर ही नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी तरफ से एक अंग्रेज को अपने भारत में भेजा गया और उस अंग्रेज को भेजा गया भारत में 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। और उस अंग्रेज का क्या नाम था? विलियम हॉकिंस। क्या नाम था? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस नामक जो अंग्रेज था 1608 ईस्वी में कहां पर आता है? भारत में आता है। और तत्कालीन भारत का जो शासक था उसका नाम था जहांगीर। क्या नाम था उसका? जहांगीर। इस जहांगीर से इस विलियम हॉकिंस की मुलाकात होती है। डियर स्टूडेंट्स, जहांगीर से यह व्यापार करने की अनुमति मांगता है ये अंग्रेज। और इस प्रकार से विलियम हॉकिंस जो है, इस विलियम हॉकिंस को व्यापार करने की अनुमति दे देता है। कौन अनुमति दे देता है? जहांगीर अनुमति दे देता है। इतना ही नहीं, देखो भारतीय लोग हमेशा उदारवादी होते हैं। जहांगीर ने अंग्रेजों को अपना पेट पालने के लिए यहां पर केवल कंपनी को अनुमति ही नहीं दी, वरन यहां के जो लोग, यहां की जो जमीन थी उसमें से उन्होंने 400 बीघा जमीन दे दी। कितने बीघा जमीन दे दी? 400 बीघा जमीन। किसको दे दी? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। क्यों? ताकि वो अपनी फैक्ट्री को स्थापित कर सकें। लेकिन उस समय में जहांगीर को यह पता थोड़ी ना था कि ये लोग यहां पर व्यापार करने के साथ साथ में कल को यहां पर राजनीति करना प्रारंभ कर देंगे और राजनीति करके अपने ही देश जो है उसका सर्वनाश करना प्रारंभ कर देंगे। अगर काश ये बात उस समय जहांगीर को पता होती तो न जहांगीर इन ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेजों को भारत में आने की अनुमति देता और न इनको जमीन देता। लेकिन पेट पालने के लिए दे दिया। इसके बाद में आप भारतीय लोगों के साथ में इन्होंने क्या किया ये आप सब जानते हो। अनुमति दे दी, 400 बीघा जमीन दे दी। 400 बीघा जमीन कहां पर दे दी? सूरत में। और प्यारे विद्यार्थियों, सूरत कहां पर है? गुजरात में। सूरत कहां पर है? गुजरात में। इस प्रकार से अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, सूरत में अपनी कंपनी लगाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वहां पर सूरत में पहले से ही, पूर्व से ही सूरत में पुर्तगाली थे। पहले से ही सूरत में कौन थे? पुर्तगाली। अतः ये जो पुर्तगाली थे, इन पुर्तगालियों ने इन अंग्रेजों का क्या किया? विरोध किया। क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, एक म्यान में कभी भी दो तलवार नहीं आ सकती है। तो एक जगह पर पुर्तगाली और अंग्रेज दोनों व्यापार कैसे करेंगे? क्योंकि सूरत में तो पहले से पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे और अब अंग्रेज और आ जाएंगे, तो दोनों व्यापार नहीं कर सकते थे। अतः इनके मध्य में गतिरोध हो गया, इनके मध्य में विरोध की भावना हो गई, द्वेष की भावना हो जाती है। इसीलिए पुर्तगाली जो है, इनके मध्य में और अंग्रेजों के मध्य में युद्ध होता है। घटना है 1612 ईस्वी की। अंग्रेजों ने अपना एक कैप्टन बुला लिया इंग्लैंड से। उस कैप्टन का नाम था कैप्टन बेस्ट। कैप्टन बेस्ट जो था वो अंग्रेजों की तरफ से आया और नौसेना बुला ली गई। कहां से बुला ली गई? इंग्लैंड से। और इन अंग्रेजों के मध्य में और पुर्तगालियों के मध्य में समुद्री युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? समुद्री युद्ध हुआ। और इस युद्ध में कौन जीत गए? अंग्रेज जीत गए। जाहिर सी बात है, अंग्रेज जो थे वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में कहीं गुना आगे थी। इसलिए अंग्रेजों की इस समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों के सामने क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अतः मैं आपको कह सकता हूं कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो प्रथम फैक्ट्री लगाई गई थी, वो प्रथम फैक्ट्री कहां पर लगाई गई थी? सूरत में, अर्थात सूरत गुजरात में लगाई गई थी।
प्यारे विद्यार्थियों, अब ये अंग्रेज सूरत और सूरत के आसपास में व्यापार कर रहे थे। मींस जैसे मैं आपके सामने ये मैप बनाता हूं और इस मैप में देखोगे आप कि ये अंग्रेज कहां व्यापार कर रहे थे। तो ये अपने सामने भारत का नक्शा है और यहां पर ये सूरत पड़ता है गुजरात में, और ये जो सूरत है, इस सूरत में और सूरत के आसपास के क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी। डियर स्टूडेंट्स, ये अंग्रेज जो थे इनका अच्छा मुनाफा हुआ सूरत में व्यापार करने से, इसलिए अब ये केवल सूरत और सूरत के आसपास में व्यापार नहीं करना चाहते थे। इन अंग्रेजों की इच्छा हुई कि क्यों न अपन पूरे भारत में व्यापार करें, और पूरे भारत में व्यापार करने से अपना जो मुनाफा होगा वो और भी बेहतरीन तरीके से होगा। इसलिए स्टूडेंट्स, इनकी इच्छा हुई पूरे भारत में व्यापार करने की, इसलिए 1615 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से दोबारा पूर्ण व्यापार करने की अनुमति लेने के लिए एक दूसरा अंग्रेज भेजा गया, और उस दूसरा जो अंग्रेज था उसका नाम था सर थॉमस रो। क्या नाम था? सर थॉमस रो। ये जो सर थॉमस रो था ये 1615 में गया और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से गया। और ध्यान रखना, उस समय में भी अपने भारत का जो शासक था वो कौन था? जहांगीर था। जहांगीर के पास में जाता है और जाकर के व्यापार की, ये जो सर थॉमस रो है ये 3 वर्ष तक जहांगीर के दरबार में रहा था, और 3 वर्ष तक जहांगीर के दरबार में रह करके ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर लेता है। मींस अब ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में व्यापार नहीं करेगी, इसके अलावा भारत जो है इसके अन्य क्षेत्रों में भी व्यापार करेगी। यहां तक कि देखो, जहांगीर से मुलाकात हुई थी सर थॉमस रो की, कहां पर हुई थी? अजमेर में। और अजमेर में एक किला पड़ता है जिसका नाम है अकबर का किला। अकबर का जो किला है इसी का नाम है मैगजीन का किला, और जो मैगजीन का किला है प्यारे विद्यार्थियों इसी का नाम है शस्त्रागार। इस किले में मुलाकात हुई थी जहांगीर की, किससे मुलाकात हुई थी? सर थॉमस रो की। डियर स्टूडेंट्स, ये जो अकबर का किला है जिसे अपन मैगजीन का किला भी कहते हैं, जिसे अपन शस्त्रागार भी कहते हैं, ये वही किला है जिस किले में महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना मान सिंह और आसफ खां दोनों अकबर के सेनापतियों ने बनाई थी। और अजमेर जो राजस्थान का हृदय कहलाता है, वहां पर इन दोनों की क्या हुई थी? मुलाकात हुई थी। अजमेर एक रंग बिरंगा शहर, अगर आपको जब भी मौका मिले आप निश्चिंत होकर के एक बार अजमेर जरूर घूमें। वहां पर आपको अनेक दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे, जैसे चाहे पुष्कर हो, चाहे वहां पर बावन घाट हो, चाहे सावित्री माता का मंदिर हो, चाहे विश्व का सबसे प्राचीन मंदिर ब्रह्मा जी का मंदिर हो, चाहे आनासागर झील हो, चाहे तारागढ़ का किला हो, चाहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हो। तो इस प्रकार से अनेक दर्शनीय स्थल हैं। वहीं पर मुलाकात हुई थी जहांगीर से। किसकी मुलाकात हुई थी? सर थॉमस रो की। और सर थॉमस रो को पूरे भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। यहां तक कि इन अंग्रेजों ने अब पहले तो सूरत में कंपनी स्थापित की थी, अब और जगह भी कंपनी स्थापित कर दी, जैसे आगरा में कंपनी स्थापित कर दी, इसके अलावा अहमदाबाद में कंपनी स्थापित कर दी, इसके अलावा बड़ौच में भी कंपनी क्या कर दी? स्थापित कर दी। मींस पहले तो सूरत में थी, अब आगरा में भी हो गई, अब अहमदाबाद में भी हो गई, और अब कहां भी हो गई? बड़ौच में भी हो गई। डियर स्टूडेंट्स, अब ये अंग्रेज पूरे भारत में व्यापार करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन ये व्यापार करने के साथ साथ में अब ये भारत में राजनीति करना भी प्रारंभ कर देते हैं। आए तो थे व्यापार करने के लिए, लेकिन साथ साथ में अब ये क्या भी करने लग गए? राजनीति भी करने लग गई। प्यारे विद्यार्थियों, राजनीति करने लग गए। अच्छा, अतः इनके भारतीय जो शासक थे उनसे गतिरोध हो गई, उनसे द्वेष की भावना हो गई। अतः कुछ कारणवश 2 प्रसिद्ध युद्ध लड़े गए। जैसे अपन बात करते हैं, सबसे पहले एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। और ये जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, यह लड़ा गया था 23 जून 1757 ईस्वी को।
और 23 जून 1757 ईस्वी को जो लड़ा गया था, इसमें भारत का जो शासक था वो बंगाल का नवाब था। भारत का शासक कहां का नवाब था? बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब। और उस बंगाल का जो नवाब था उसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला। इसकी जो लड़ाई होती है वो अंग्रेजों से होती है और इस युद्ध में कौन जीत जाते हैं? अंग्रेज जीत गए। अब अंग्रेजों का मनोबल और बढ़ गया। अंग्रेजों की लड़ाई भारतीयों से होती है और भारतीय हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। अंग्रेजों का मनोबल और बढ़ गया। भारत पर अधिकार करने की उनकी जो विचारधारा थी वो और तीव्र हो गई। अतः फिर गतिरोध हुआ भारतीय शासकों से और गतिरोध होने के कारण फिर एक बक्सर का युद्ध लड़ा गया। और जो बक्सर का युद्ध था ये लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 में। और अब की बार अंग्रेजों को मात देने के लिए भारत की तरफ से 3 शासक लड़े थे। कौन कौन से? नंबर 1, एक तो लड़ा था बंगाल का नवाब। जो बंगाल का नवाब था उसका नाम था मीर कासिम। क्या नाम था डियर स्टूडेंट्स? मीर कासिम था। एक और था जिसका नाम था अवध का नवाब, और जो अवध का नवाब था उसका नाम था सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला। और प्यारे विद्यार्थियों, एक और था जो दिल्ली का शासक था, और जो दिल्ली का शासक था उसका नाम था शाह आलम द्वितीय। क्या नाम था? शाह आलम द्वितीय। ये तीनों मिलकर के लड़ते हैं अंग्रेजों से, और अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ने वाला था उसका नाम था मेजर मुनरो। मेजर मुनरो। लेकिन ये देखो किस्मत की बात कि इस बक्सर का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में भी कौन जीत गए? अंग्रेज जीत गए। अब अंग्रेज अपने ऊपर हावी हो चुके थे। अंग्रेजों के मन में केवल एक ही विचारधारा चल रही थी कि व्यापार तो करेंगे, साथ में अपन इस भारत के ऊपर अपना आधिपत्य भी आसानी से कर सकते हैं। अतः प्यारे विद्यार्थियों, अब कंपनी व्यापार के साथ में राजनीति करना प्रारंभ कर देती है, और आगे क्या होता है कि कंपनी जो है अपने भारत के ऊपर आधिपत्य कर रही है। इस बात का पता चल जाता है इंग्लैंड की सरकार को कि कंपनी वहां पर कभी भी राज कर सकती है, और इसी वजह से इंग्लैंड की जो सरकार है वो कंपनी को भी अपने अधीन करना चाहती है। उनकी इच्छा यह है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के ऊपर शासन करने लग जाए और इंग्लैंड की सरकार को पूछे ही नहीं कहीं। अतः इंग्लैंड की सरकार जो है अब हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देगी ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों में। मींस ये इंग्लैंड की सरकार है। ये क्या है? इंग्लैंड की सरकार। और ये जो इंग्लैंड की सरकार है ये कुछ नियम बना करके भेजेगी। किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, वो जो नियम हैं वो नियम भारत में आने के बाद में क्या कहलाएंगे? अधिनियम। क्या कहलाएंगे वो? अधिनियम। अब देखो, इंग्लैंड की सरकार ने भारत में शासन करने के लिए बीच में मोहरा बना लिया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और अब अपन पढ़ेंगे इंग्लैंड की सरकार कौन कौन से नियम भेजती है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। वही कहलाएंगे अधिनियम भारत में। और वो जो अधिनियम होंगे वही संविधान के चरण होंगे, वही संवैधानिक इतिहास होंगे। संविधान वो लिख करके कुछ नियम भेजे गए। संविधान वहीं से प्रारंभ हो गया था, जो आजादी के पहले का संविधान था। और आज अपन जो पढ़ते हैं मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व भाग नंबर 5, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इसके अलावा महान्यायवादी और संसद में राज्यसभा, लोकसभा, ये जो अपन पढ़ते हैं ये आजादी के बाद का 26 जनवरी 1950 के बाद का संविधान है। डियर स्टूडेंट्स, अब अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा अपना, वो संवैधानिक इतिहास के कुछ एक्ट अधिनियमों से संबंधित आएगा। आप लोग ये जो वीडियो श्रृंखला है इसमें बने रहिए। निश्चित रूप से आपको वो मैटर मिलेगा जो कहीं पर नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफी है। आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे इसी जोश और इसी होश के साथ।